स्क्रीनशॉट लिया मंशा आपने? यस सर, ले लिए। कल जो मैंने फाइल भेजी थी वो पढ़ी? यस सर, 2 पेजेस पड़ी थी अभी, रह गई है थोड़ी। टफ तो नहीं लग रहा वो? सिंपल चीजें हैं, सिर्फ नॉलेज है, वही फेंकी गई है। ठीक। ठीक है sir। अरे दूसरी क्लास को साथ के साथ ज्वाइन क्यों नहीं करते? स्क्रीनशॉट ले लिया था रेहान, क्या करना है? सर मैं लिख लिया था। अच्छा, वेरी गुड। और करने का मतलब ट्राई कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखो, यहाँ पर इंटीग्रेशन में मैं नहीं चाहता कि चीजें डिले हो। और एनसीईआरटी इंटीग्रेशन करने का मतलब आपका मैथमेटिक्स में खुद से कमांड आने लगेगा। आपको दिखेगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन एनसीईआरटी से कर रहा हूँ तो बाकी थोड़ा बहुत आपको ऐसा ही इसी के सिमिलर सोचना पड़ता है। कंपटीशन में सवाल टफ नहीं आएंगे ज्यादा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा सारे सब्जेक्ट आने चाहिए। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। बाकी छोटे छोटे लॉग फंक्शन लग रहे हैं, वो आपको आने चाहिए। एक्सपोनेंशियल की बेसिक क्या होती है, जैसे आप इस सवाल में लगाई बेसिक, ये बेसिक क्या होती है, इसका आइडिया होना चाहिए बस। और डिफरेंशिएशन पूरा लगेगा यहाँ। ये मत समझना डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। आपका डिफरेंशिएशन पूरा लगेगा, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाने के बाद में चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है। कल हम लोग पढ़ रहे थे नंबर 1, रेडियो वेव। तो आपकी जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें रेडियो वेव की रेंज लिखाई होगी। उसमें देख के बताना कितनी रेंज थी, कहां से कहां तक की वेवलेंथ की रेंज को हम इसमें रखते हैं, हर्ट्स। हर्ट्स में है आपके आसपास कहीं पर आपका स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज ये वाला। जी जी जी। जो उसमें आपने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखी थी साथ में, उसको मैंने नंबर लिखाए थे कि फाइव इतने से इतने थर्टी तक। टू 1710 हर्ट्स। कहाँ से? 532 1710 हर्ट्स। 1710 हर्ट्स। ये आप कल वाले क्लास से बता रहे हो क्या? यस। अरे यार, मैं ये कह रहा हूँ जब मैंने आपको ये सातों एक साथ लिखाई थी तो उसमें मैंने फ्रीक्वेंसी की रेंज लिखाई थी कि फ्रीक्वेंसी इसकी यहाँ से यहाँ तक होती है। वो अच्छा बताओ। रेडियो वेव की है, सर, अच्छा थ्री इंटू 3 टेन की इंटू टेन 9। रेस टू दावर 9 हर्ट्स। 3 × 10⁹ से लेकर, रेंज नहीं थी कोई? नहीं, लेस देन। अच्छा अच्छा, ऐसे तो। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेस देन 3 × 10⁹ होगी तो वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आएंगी, रेडियो वेव की कैटेगरी। तो मैंने आपको कल यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लिखाए थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज इतनी होगी तो ये होगा, इतनी होगी तो ये होगा, इतनी होगी तो ये होगा, इतनी होगी टेलीविजन चलेगा, इतने पर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट आपका एफएम रेडियो चलता है। ये लिखाई थी मैंने कल। यस। तो उसको एक बार आप गो थ्रू कर लो 1 मिनट के अंदर। भाई आपको जो लिखी है किस बेस पर लिखी है, तो वही क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू अप्लाई all the field features which are providing in our IIT, because at my campus there will be no attachment and there will be no components given by anybody. So you have to associate myself with your campus.
लास्ट पॉइंट बताएंगे एक बार क्या लिखा आया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद 4 पॉइंट लिखाए थे मैंने। एक शॉर्ट वेव बैंड के लिए, एक लिखाया था टेलीविजन वेव्स के लिए, एक लिखाया था एफएम रेडियो के लिए, उसके बाद कोई पॉइंट लिखाया था? नहीं। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा इसमें, फिफ्थ पॉइंट आप। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी रेंज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी रेंज 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक की अगर होगी। देखो 3000 मेगाहर्ट्ज से ऊपर नहीं लिखाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि अगर 3000 मेगाहर्ट्ज आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 3000 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। मेगा का मतलब 10 टू द पावर 6 होता है। अब इन 3 जीरो को भी मैं हटा दूं तो ये बन जाएगा 3 10 टू द पावर 9 हर्ट्ज। तो इससे जब मैं आगे जाऊंगा ना, तो यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी प्रोड्यूस होगी, वो कभी भी रेडियो वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकती। उनको कौन प्रोड्यूस करेगा? उनको माइक्रोवेव प्रोड्यूस करेगा। तो आपने जो पॉइंट लिखा वो लिखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 3000 मेगाहर्ट्ज आर फॉर्म। ये जो वेव फॉर्म करती हैं, आर फॉर्म, इनको बोलते हैं आप अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है। अब ये यूज किस में होती है? बेसिकली इसको जो हम यूज करते हैं, इसी में फुल स्टॉप लगा कर आप आगे से कंटिन्यू करके लिख लीजिएगा। इट इज यूज्ड इन द सेल्यूलर फोन कम्युनिकेशन, सेल्यूलर फोन कम्युनिकेशन। ठीक है। जी। यस सर। तो ये आपकी टोटल मिला के रेडियो वेव के ऊपर बात हो गई 5 पॉइंट्स के अंदर। अब हम चलते हैं अपनी अगली वेव की तरफ। आपके नोट्स में इतना नहीं होगा, हो सकता है इससे कुछ पॉइंट्स डिफरेंट भी हो जो मैंने भेजे हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारी आएगी माइक्रो वेव्स। ठीक है। अब बताइए माइक्रोवेव्स की जो रेंज थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? 3 × 10⁻⁹ से थ्री लेके इंटू टेन टू दावर 9 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻11 हर्ट्ज। 10 टू दावर 11 हर्ट्ज। अब इसी के बीच में इसकी डिफरेंट डिफरेंट यूजेस और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारी आएंगी। तो पहले तो आप ऐसे करके हेडिंग डालना और उसकी रेंज लिख लेना साइड से। ठीक है। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ओके ठीक है, लिखिएगा इसमें
दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, बाय स्पेशल वैक्यूम। एक सेकेंड, वैक्यूम की स्पेलिंग होती है, वो होती है वी, क्या होती है वैक्यूम की स्पेलिंग? VACCUM। क्या होती है मंतशा? मंतशा बताइए। ये सब यही होती है, ये डबल सी एन। VACWM होती है वैक्यूम की स्पेलिंग। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम जैसी कोई चीज नहीं होती, वैक्यूम बोलते हैं उसको, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ये मत समझना कुछ अलग चीज मैंने आप लोगों को लिखा दी, वैक्यूम ही है, जैसे हम वैक्यूम स्पेल करते आ रहे हैं। मैं एक पेपर देने गया था, उसमें इसकी स्पेलिंग आई थी पूछने को, और मैं वही लिखा कर आया था जो आप बता रहे हो, क्योंकि मुझे यही लगती थी। दूसरी बात ये, मुझे इंडिया का नेशनल गेम हॉकी पता था, मैं हॉकी लगा कर आया था। वहां पे मुझे 2 बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मैंने कहा यार मैं कितना, मतलब कितना बड़ा डम। अब ये बेसिकली ये होता क्या है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं। ये शायद कोई डिवाइसेस होंगे, इनके बारे में मैं नहीं जानता, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं। क्लाइस्ट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स, और है एक गन, ये क्या हो गया, डाई ऑर्डर, क्या पता इसका नाम क्या है, GUNN, डायोडर। आप स्पेलिंग भी देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। वैसे ये काम का नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऐसे। ये पहला पॉइंट है आपका माइक्रोवेव्स के बारे में, कि माइक्रोवेव जो प्रोड्यूस की जाती है वो किससे की जाती है, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से की जाती है, ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में लिखिएगा। दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम, रडार सिस्टम। और रडार दो तरह की होती हैं, एक आपकी सोनिक रडार होती है, और एक आपकी माइक्रोवेव रडार होती है। तो यहाँ पर माइक्रोवेव रडार की बात चल रही है, रडार सिस्टम फॉर दी एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे अगर पूछूं कि माइक्रोवेव्स का यूज रडार सिस्टम में क्यों किया जा रहा है, क्या बेसिक वजह हो सकती है, बताएंगे मुझे क्या बेसिक वजह हो सकती है? एयरक्राफ्ट के अंदर इसको क्यों यूज किया? एयरक्राफ्ट तो सामने से आ रहा होगा, एक और आ रहा होगा सामने से, तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनको ही यूज क्यों किया? बताओ, ओपन टू बोथ ऑफ यू है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता होंगी चीजें। सर रेडार वेव्स डिटेक्ट करता है। रडार तो करता है, मैं ये कह रहा हूँ यूज क्यों किया, इसको ही यूज क्यों किया? देखो, इसके एक्ट वजह से। स्पीड, आपको पता है एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली? आप लोग प्लेन में बैठे हो दोनों लोग, प्लेन कितनी स्पीड पर चलता है? 100 500 से ज्यादा। 100 500 से ज्यादा? क्यों भाई, कितने पे चलता है मंतशा? तो नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। 700 में।
मोर देन 700 चलता है, 800 भी चलता है, 1000 तक पहुंच जाता है। तो आपका जो प्लेन है, एक रेंज देता हूं, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसकी रेंज 1000 किलोमीटर पर आवर की है। भाई अगर ये वाला प्लेन ना, अगर हॉर्न बजाएगा, तो उसकी जो आवाज है वो किस में ट्रेवल करेगी? वो ट्रेवल करेगी वेलोसिटी ऑफ एयर के अकॉर्डिंग, और वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो आप, वो हो जाएगा करना है। 332 × 5 G डिवाइड बाई 18। ये हो गया 92 से लेकर 93 किलोमीटर पर आवर। तो जब कोई स्पीड 700 800 किलोमीटर है, और उस पे आप साउंड भेजो इस स्पीड से, तो क्या सामने वाले तक आपसे पहले साउंड पहुंच पाएगा, या आप ही पहुंच जाओगे उसके पास पहले? आप ही पहुंच जाओगे। ये जो वाइव्स होती हैं, ये जितनी भी वेव्स हैं, इनकी स्पीड इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड, ये बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा का मतलब समझ रहे हो? मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ, और आप मुझसे तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, और मेरी आवाज आपके पास साथ के साथ पहुंच रही है। तो वो कैसे पहुंच रही है? वो वेव्स के थ्रू पहुंच रही है, रेडियो वेव्स के थ्रू। वो वेव्स कितनी स्पीड से चल रही होंगी? रोशनी भी इतनी तेज नहीं पहुंचेगी, उससे ज्यादा स्पीड से चल रही है मेरी आवाज जो आप तक जा रही है। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एयरक्राफ्ट के नेविगेट करने के लिए आपके सामने एयरक्राफ्ट तब तक आएगा ना, आपको पता लगेगा क्या सामने एयरक्राफ्ट आ गया, या आप हॉर्न बजाते हुए चल रहे हो, तो आप अपनी आवाज से तेज चल रहे हो। सोनिक स्पीड्स होती हैं ये। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड से चलता है, तो उसको सोनिक बूम बोलते हैं। पर रडार सिस्टम में आप इनका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी स्पीड इससे काफी ज्यादा होती है, और ये काफी दूर तक फैली होती है। तो अगर सामने से कोई प्लेन आ रहा होगा ना, तो उसको पहले डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से आप इसको यहाँ पे यूज करते हो। आई बात समझ में? यस जी। सर। ठीक है। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हो गए। तीसरा और पॉइंट लिखिएगा। सर ये यूजर्स हेडिंग डालकर लिखना है? हाँ हाँ। क्या चीज? तो सेकंड पॉइंट। मैं मैंने आपको कल लिखाया था ना पहले, सबसे पहले मैंने आपको रेडियो वेव लिखाई थी, वो उसके अंदर रेडियो वेव के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किस किस रेंज पे वो क्या क्या बताता है, हमने उसको डिस्कस किया। फिर सेकंड हेडिंग है आपकी माइक्रोवेव्स। अब उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपको लिखना था। क्या पूछ रही हैं आप? दोबारा पूछिए। सर जैसे कल आपने रेडियो वेव में यूजर्स लिखवाने से पहले हेडिंग दिलवाई थी यूजर्स, तो ये भी ऐसे लिखना है? अच्छा, मैंने यूज उसको अलग से लिखाए थे ना, है ना? यस सर। नहीं नहीं, आप साथ के साथ ही लिखिएगा, इसमें यूजेस में मत लिखिएगा। साथ के साथ मतलब हम यूज ही पढ़ रहे हैं बेसिकली, देखा जाए ना, तो मैं इसकी एप्लीकेशन ही करा रहा हूँ, उसमें यूज ही लिखा रहे हैं। पर मैं थोड़ा सा डिफाइन करा के फिर यूज लिखाए थे। अब आप साथ ही साथ यूज लिखिएगा, अलग से मत लिखिएगा यूज। ये देखो, ये भी यूज है, ये भी यूज ही है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो कल भी मैंने एक पॉइंट में इसको साथ के साथ ही लिखाया था नीचे। नहीं समझे आप बात? सर आ गया समझ। अच्छा अच्छा, आप क्या आ रहा है रेहान समझ में? जी आ रहा है। ठीक है। रडार सिस्टम में यूज होता है, उसके अलावा लिखिएगा अ रडार यूजिंग अ रडार यूजिंग माइक्रोवेव कैन हेल्प माइक्रोवेव कैन हेल्प
इन डिटेक्टिंग द स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, स्पीड ऑफ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ऑटोमोबाइल, while in motion, while in motion। आपने देखा होगा स्पीड लिमिट लगी होती है जगह जगह पर, कि आप यहाँ 30 से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, आप 40 से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते। और अब तो हमारे हाईवेज हैं, तो हाईवेज पर लेन्स बनी होती, उस पर लिखा होता है कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट 80 है इस हाईवे पर। और अगर आप 80 से भी ज्यादा में भाग रहे हो तो फिर आपको कोई चालान या पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसीलिए वहां पर सिस्टम लगाए जाते हैं, क्योंकि इंसान देख के कैसे बताएगा कि यार गाड़ी 80 से जा रही है, ये गाड़ी 100 से जा रही है। उसके लिए आपके पास रडार सिस्टम होता है। वो किस किस में यूज होता है? टेनिस बॉल कितनी स्पीड से जा रही है, या क्रिकेट में जो शॉट मारा है कितनी स्पीड से बॉल फेंकी है या कितनी स्पीड से शॉट मारा है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं। इन सबके डिटेक्शन में भी किसका यूज होता है? रडार माइक्रोवेव्स का यूज होता है। ठीक है। जी। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी से पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि ये यार ये स्पीड जो लिखी आती है, बॉलर बॉल फेंकता है नीचे, वो किस तरीके से किस बेस पर लिखी आती है। तो आप उसकी बेसिक बता सकते हो कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल काम करता है माइक्रोवेव का। हम कंपैरेटिवली उसको बता देते हैं देख करके कि कितनी स्पीड से ये बॉल वहां तक पहुंची, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। ऐसे करते हैं ना, आप माइक्रोवेव भेजो, आपको उसकी स्पीड पता है, कंपैरेटिवली बॉल जा रही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी स्पीड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं उससे। तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं आपके, आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप हायर क्लासेस में जाओगे, उसकी बेसिक फार्मूलेज होते हैं, फंडामेंटल्स, उनसे भी आप निकाल सकते हो। और आपने शायद निकाला भी होगा कि आप कितने एंगल से शॉट मारो जो आपका मैक्सिमम बॉल दूर जाके गिरे, तो उसमें 45 डिग्री के एंगल पर जब भी शॉट पड़ता है, सेम पावर के साथ सेम एनर्जी के साथ, सबसे लंबा छक्का तभी लगता है रेंज में। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। माइक्रोवेव ओवन आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। और ये ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, हमारे घर में होता है। तो माइक्रोवेव ओवन होता है अलग, और एक हीटिंग ओवन आपका अलग होता है। तो हीटिंग ओवन में बेसिकली आप एलिमेंट लगी होती हैं जिनको गर्म करके उसकी गर्मी से चीजों को गर्म करते हैं। माइक्रोवेव में ऐसा नहीं होता। माइक्रोवेव में एक आपका सिस्टम क्रिएटेड होता है जो माइक्रोवेव ही निकालता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को माइक्रोवेव एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो माइक्रोवेव आपके खाने को गर्म करती है। ठीक है, इसका पीछे का प्रिंसिपल बहुत ज्यादा अच्छा है। आप कभी देखेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा इसकी, किस तरीके से माइक्रोवेव खाने को गर्म करती है। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव आर यूज फॉर, माइक्रोवेव आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, while सिटिंग इन कंट्रोल रूम। आप कंट्रोल रूम में बैठकर ही पता लगा सकते हो कि स्पीड क्या है ट्रेन की। तो उसमें भी किसका यूज होता है? आपका माइक्रोवेव सिस्टम का यूज होता है। लिख लिया? जी। आपने लिखा मंत्र?
Yes, sir, definitely. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। एक बार फिर से बताएंगे, मैंने एनालॉजी क्या बताई थी आपको? देख के मत बताना आज। वो वाली रिच मैन वाली। जी, माइक्रो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स याद कैसे करते हैं? रिच मैन इन विक्टोरिया यूज एक्स्ट्रा गोल्ड रिच कॉइन्स। मैन इन विक्टोरिया, तो थर्ड नंबर पर आता है आपका इन। इन का मतलब इंफ्रारेड वेव्स, कुछ लोग रेज भी बोलते हैं इनको। और इंफ्रारेड बेसिकली वेव्स होती है। सबसे ज्यादा जो इंफ्रारेड वेव बदनाम है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, लाइक लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है उससे इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं, मोबाइल की स्क्रीन होती है उससे निकलती है। तो इनके लिए ये ज्यादा बदनाम है। ठीक है, बाकी ये और जगह पर भी यूज होती है। बेसिकली इनका नाम होता है हीट वेव्स। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हीट वेव्स। और पता है, जो आप थेरेपीज वगैरह कराने जाते हो, तो थेरेपीज के अंदर खास तौर से इंफ्रारेड वेव्स ही आपकी बॉडी से पास कराई जाती हैं, जो कि आपकी बॉडी को इंटरनली हीट करती हैं। और हीट करने के बाद आपको अंदर से क्योर करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी ना मैं बताऊं आपको, ये डॉक्टर्स वगैरह जो है अपने लेवल पर चीजों को एडवांसमेंट की तरफ ले जाते हैं, लेकिन बीमार लोग टेक्नोलॉजी आने से पहले भी पढ़ते थे। तो लोग क्या करते थे, लोग अपने आप को रेस्ट देते थे, पहली चीज। दूसरा, वो बेसिक ट्रीटमेंट्स लेते थे। एक चीज होती है जुकाम के लिए, नजले के लिए जिन्हें अक्सर होता है, वो लोग भपारा लेते हैं। आप लोगों ने सुना है ना भपारा क्या होता है? स्टीमिंग बोलते हैं शायद स्टीम। उसको। हाँ, स्टीम। स्टीम। तो स्टीम को क्या क्या करते हैं उसमें, स्टीम में क्या ऐसा होता है? पानी को बॉईल करते हैं। पानी को बॉईल करते हैं। आपको पता है उसका टेम्परेचर कितना होता है स्टीम का? बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, 100 से ज्यादा होता है। आप उसको इनहेल करोगे, इनहेल करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो साइनसेस है, ठीक है, जिसमें दिक्कत हो रही थी, हो सकता है वहां पर स्वेलिंग हो रही हो सकता है वहां पर कोई और बात हो रही हो, या किसी को एलर्जी होती है तो उसकी नोज रन करने लगती है, जुकाम होने लगता है। तो आप स्टीम को इनहेल कर रहे हो, यानी कि आप एक हाई टेम्परेचर को इनहेल कर रहे हो। उससे जो आपके लंग्स है ना, वो भी क्या करते हैं, हीट अप होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो हीट अप होंगे तो वो एक्सपैंड करते हैं बेसिकली। तो एक्सपेंशन जो होता है ना चीजों का, एक्सपेंशन और फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन। तो उससे क्या होगा, जैसे छलनी होती है, छलनी के ऊपर कोई चीज रुक जाए तो वो प्रॉपरली नीचे नहीं जाएगी, तो आप क्या करते हो, आप उसको ऐसे करके शेक करते हो, सेटलमेंट होता है चीजों का। अब कब तक शेक करते रहोगे, तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, आप उसको चलाओ। चलाने से उसकी जो पार्टिकल बैठ रहे थे वो क्या करेंगे, खुल जाएंगे। तो फिर आप उसमें और चाय गिरा सकते हो, या कोई भी चीज उसमें पोर कर सकते हो। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप टर्बुलेंसी क्रिएट कर रहे हो, उसको हिला जुला रहे हो। तो हिला जुलाना फेफड़ों को तो आसान नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, इंटरनली हीट लोगे, नाक के अंदर आपके ब्रेन के अंदर जाती है वो हीट, और वो अंदर से आपको हीट अप करती है। लेकिन यहाँ पर इंफ्रारेड वेव्स जो होती हैं, ये भी हीटिंग का ही काम करती हैं। तो एक ऐसे करके डिवाइस होता है जिसमें से इंफ्रारेड वेव निकलती हैं, उस पर आपको लिटा दिया जाता है। वो वेव्स आपकी बॉडी से गो थ्रू करती हैं, और उससे क्या होता है, आपको इंटरनली क्योर मिलता है। ठीक है। यस सर। इसकी रेंज बताएंगे मुझे, इंफ्रारेड वेव्स की रेंज क्या थी? 3 into 10, 10 की पावर 11 कहाँ तक टू थी? टू 10 की पावर 14, 4 into 10 की पावर 14। 4 × 10⁻14 हर्ट्ज।
ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब ये यहाँ पर यूज किस किस जगह होती है इंफ्रारेड वेव्स, तो इसके बारे में हम एटलीस्ट आज लिख ही लेंगे। इसमें लिखिएगा, दीज वेव्स प्रोड्यूस बाय द हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोगों ने किसी ने पायरोमीटर देखा, पायरोमीटर? नाम नहीं सुना होगा, लेकिन पायरोमीटर कहीं लिखा तो देखा होगा, पायरोमीटर आपने देखा है कभी? Pyrometer, अच्छा, मंशा देखा है? नो सर। देखो, आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले सर डॉक्टर वो एक थर्मोमीटर है ना? थर्मोमीटर होता है, बेसिकली वो टेम्परेचर नापता है पायरोमीटर, लेकिन वो उसका प्रिंसिपल जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप थर्मोमीटर को मुंह में लगाते थे पहले, डॉक्टर जो है पहले मुंह के अंदर लगवा के तब चेक कराता था फीवर कितना हो रहा है, और आपको ग्लास थर्मोमीटर कहलाता था। फिर वो ग्लास थर्मोमीटर डिजिटलाइज हो गया और डिजिटल थर्मोमीटर आ गए, तो वो आपके अंडर आर्म में लगवाता है, ठीक है, ताकि आपके बॉडी टेम्परेचर उसमें रिकॉर्ड हो कि बॉडी कितना हीट अप हो पा रही है। पायरोमीटर आ गया कोविड के बाद में, मैंने देखा है डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर से ऐसे करके गन को लेकर के आपकी बॉडी में देखते हैं कि कितनी रेडिएशन निकल रही है। तो आपने एक टेम्परेचर पढ़ा होगा, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा पीछे, हीट ट्रांसफर। तो कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन से ऊपर होती है टेम्परेचर पे, उसमें से रेडिएशन निकलती है। यही रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे करते हैं? पायरोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। पायरोमीटर बता देता है कि 37 डिग्री पे कितनी रेडिएशन निकलनी चाहिए, 36.4 पे कितनी निकलनी चाहिए, 37 पे कितनी निकलनी चाहिए, 38 पे कितनी निकलनी चाहिए। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से रेडिएशन जो निकल रही है उनको डिटेक्ट करता है। जो हॉट बॉडीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, रेडिएशन निकालती हैं। तो ये प्रोड्यूस कैसे होगी इंफ्रारेड वेव्स? वो बॉडीज जो हॉट होती हैं या हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं। आपने लेमन बालमन पास्कल ब्रैकेट पी फंड सुना होगा, तो उसमें एक इंफ्रारेड वेव्स आती है, याद है आपको? एक एक वेव होती है, इसकी रेंज होती है यस सर। इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में क्या होता है, आप मॉलिक्यूल को हीट करते हो, हीट करने के बाद मॉलिक्यूल रेडिएशन निकालता है, तो उसमें जो रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड वेव्स ही होती है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखने की वजह भी यही है। और ये हॉट बॉडीज जितनी भी होंगी ये सारी की सारी रेडिएशन निकालती है, ठीक है। जी। आप इसको यस डिटेक्ट नहीं सर। कर आप इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसमें सेकंड पॉइंट है, दे कांट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन, डिटेक्टेड बाय ह्यूमन। ह्यूमन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्नेक्स होते हैं दे कैन बी डिटेक्टेड बाय मेरा दोस्त स्नेक, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। और मैं इसका वीडियो भी भेज सकता हूँ आप चाहें तो, कि कैसा सांप को ये दिखता है, ठीक है। इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली दिखती कैसे हैं, आपने कभी देखा होगा स्पेक्ट्रम सामने से देख रहा है आदमी, उसको अजीब अजीब ही दिख रहा है। तो अलग अलग लोग दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों की शिद्दत, आंखों की जो कुव्वत होती है, वो एक स्पेसिफिक टाइप के कलर को ही या स्पेसिफिक टाइप के रेंज को ही देखने को होती है। आपने सुना होगा लोग बोलते हैं सांप अंधा होता है, सुना है? जी। सांप अंधा नहीं होता, सांप को और ज्यादा चीजें दिखती हैं जो हमें नहीं दिखती ना। सांप उस रेंज को भी देख सकता है, इंफ्रारेड वेव को देख सकता है, इंसान नहीं देख पा रहा। तो अब आदमी अंधा है, सांप? ये तो हो गई बात। जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेन जो होती है, मस्कुलर
स्ट्रेन, स्ट्रेन समझते हैं, जो आपके मसल्स में खिंचाव आ जाता है और उसके बाद वो मसल्स मूव नहीं कर पाती। तो मस्कुलर स्ट्रेन को ठीक करने के लिए उसकी बॉडी में से क्या निकाली जाती है, इंफ्रारेड वेव्स निकाली जाती हैं। तो मस्कुलर स्ट्रेन जी। ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी आप देते हैं और मस्कुलर मसल्स को आपकी स्ट्रेन हो जाती है अगर आप वेव्स निकालोगे। सेकंड है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट बाय यूजिंग सोलर सेल। टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट बाय यूजिंग, आ रहा हूँ ऊपर ही आ रहा हूँ, बाय यूजिंग सोलर सेल। सोलर सेल से आप जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो भी किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वो आपकी इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है, एक और यूज होता है इसका, इट इज यूज्ड इन चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल। केमिकल कितना प्योर है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं केमिकल्स। और है, इट इज यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। जो आपकी वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम वाला वेदर लिखना है यहाँ पर, WEATHER, वेदर फोरकास्टिंग। इसमें भी आप इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं आसमान में भेजकर मौसम का पता करना, कि बादल कैसे हैं कैसे नहीं है, कहाँ तक है, कितनी बारिश आएगी, आ सकती है नहीं आ सकती। इन सब चीजों का डिटेक्शन आपका किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है। और इन ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस जानते हैं आप क्या होते हैं? मैंने पढ़ा है। टू कीप्स, अरे प्लांटिंग वगैरह करते हैं, जगह जगह नर्सरीज बना होती है ना, उनको ग्रीन हाउस बोलते हैं, प्लांट वार्म। और इसके अंदर इसको रखते हैं आप, जो आपके प्लांट्स हैं उनको हीट मिलती रहे, उसके अंदर भी इंफ्रारेड वेव्स जाते हैं डालते हैं आप। नर्सरी क्रिएट करते हैं अपना एनवायरनमेंट और उसमें आप पौधे उगाते हैं, उसको ग्रीन हाउस बोला जाता है। और इससे अगर फोटो वोटो लेना चाहते हो, टू टेकिंग फोटोग्राफ्स। कई जगह पर फॉग होता है तो वहां फोटो वोटो नहीं आ पाते, फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग फॉग, या कह लीजिए स्मोक, अगर बहुत ज्यादा है ना धुआं, तो इन सब चीजों से आप बच सकते हो। और खास तौर से आर्मी यूज करती है इसका, कहीं पर अगर मौसम खराब होता है तो उसके बावजूद भी आप चीजें आपसे छुप नहीं सकती। क्या होता है ना, वो सोचते हैं कि धक्के निकल जाएंगे, तो ऐसे नहीं निकलेंगे, इंफ्रारेड वेव्स डिटेक्ट कर लेती हैं कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। ठीक है। और एक और है इसका यूज, जो पौधे होते हैं उनके डिहाइड्रेशन में भी इसका यूज होता है। तो आप इसको अपने पास से लिख लीजिएगा, फॉर प्रोड्यूसिंग, ये खत्म होने वाला है ना इसलिए मैं तेज तेज दिखा रहा हूँ, डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स। ठीक है। तो ये मैं फाइल आपको भेज दूंगा, अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी, आपको उसके बाद ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कल मिलेंगे हम सेम टाइम पर।